आज के इस उत्कर्ष उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विजय भाटकर जी, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरखेड़ी जी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी, कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री विवेक देवराय जी, अध्यक्ष आर्थिक परामर्श परिषद, श्री चला वेंकटेश्वर जी, कुल सचिव राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, यहाँ उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, छात्रगण और संस्कृत के सभी मनीषीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत। सर्वेभ्य उत्कर्ष महोत्सवे हार्दिक शुभकामना। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग आज उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। इसमें मुझे भी अपने आप को शामिल करने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का और आप सबका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, संस्कृत समझ में तो आती है, बोलना कठिन होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे लिए ऐसे मनीषियों को, ऐसे विद्वान जनों को उनके सामने कुछ कहना एक कठिन कार्य होगा और न्याय करना तो अति ही कठिन होगा। लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। राजनीतिक प्राणी होने के नाते राजनीति से ही ज़्यादा संबंध रहता है और विद्या, शिक्षा, इन सब को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, यह एक राजनेता के दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी बन जाती है और हमारी पार्टी की भी जिम्मेवारी बन जाती है। तो उसको भी आगे बढ़ाना यह हमारी जिम्मेवारी है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके उत्कर्ष उत्सव में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और यहाँ आप 2 दिनों में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप सब लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं और उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। विशेष करके संस्कृत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से जन उपयोगी बनाते हुए, जन उपयोगी तो है ही, लेकिन जनता तक वो पहुंच सके ठीक ढंग से, इस पर भी आप ज़रूर कार्य कर रहे हैं और उसको आप आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताया गया कि आप ज्योतिषी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए विषयों और विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स, सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से है। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुँचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी सोच रहा हूं कि जो लोग संस्कृत के इतने प्रगाढ़ विद्वान हैं, उनके सामने मैं कोई भारत की संस्कृति की चर्चा करूं तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए मैं वो हिमाकत नहीं करूंगा, लेकिन एक वाक्य मैं ज़रूर कहूंगा कि जहां संस्कृत है वहीं संस्कृति है और वहीं
संस्कृति के साथ साथ विकास का जो माध्यम है वह उसमें हम सब लोगों को एक अच्छे उपकरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे यह जानकर के खुशी है कि सभी लोग विद्वान लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी पुस्तक जो अवेलेबल है वह ऋग्वेद, वह भी संस्कृत में, और वह संस्कृत के माध्यम से ही हम सब तक पहुंची है। इसलिए हमको यह कोई अपनी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये अमृतवाणी भी है, देवभाषा भी है, और जिसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका माध्यम है तो वह संस्कृत है। इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने शास्त्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने, कितना सारगर्भित उन्होंने कहा था और कितनी सरलता से उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज हम उसको साकार होते देख रहे हैं। मित्रों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हम संस्कृति के रक्षक हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए जहां संस्कृत होगा वहां हमारी विचारधारा होगी और उसके साथ खड़ी विचारधारा मिलेगी, यह मैं जरूर कह सकता हूं। और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेख जो मिलते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो सर्वोच्च पद पर भारत के एग्जीक्यूटिव के रूप में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से उसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए जैसा अभी हमारे राधाकांत जी कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा काल है और इस काल का हमको उपयोग करना चाहिए, मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा काल है और इसमें बढ़ने का पूरा स्कोप संस्कृत को रहेगा, यह हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए ये जरूर बोलूँगा कि यह काल सदा रहे, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, इसकी चिंता आप करिए। जहाँ तक मानवता का सवाल है, संस्कृत की बहुत बड़ी देन है जिसने हमें संस्कृति के साथ जोड़ करके गूढ़ विषयों को बड़े सरलता से जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। आज मैं जब मुझे विदेश में जाने का मौका मिलता है या कभी विदेशी संस्कृति के साथ भी जानने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात महसूस करता हूं कि भारत का जो मुकाबला नहीं है उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति है। और फिर मैं कहूंगा कि संस्कृति का उत्पत्ति संस्कृत से है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से देश अभी मानवता के दृष्टि से कार्य करने के बारे में जो सोच रखते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पर है और हमारे यहाँ ये बहुत ही विकसित है, बहुत ही और बहुत ही धनी है। इसको मुझ जैसा व्यक्ति तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जरूर एक बात मैं कहता हूं कि यह हमारी ताकत जो है, जो रेजिलियंस है, वह हमारी संस्कृति से आता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। बातें बहुत छोटी हैं। आपको पता चला होगा अभी कोरोना आया तो विभिन्न देशों में इंजेक्शन ले या न ले इस पर बहस हुई। विभिन्न देशों में आंदोलन हुए कि हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, ये हमारे ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करता है। विभिन्न देशों में अर्थ को संभालें या मानवता को संभालें, इस पर कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन आप देखिए भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोल्ड फैसला लेने की ताकत प्रधानमंत्री जी की, लॉकडाउन लगा
और 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे उसको फॉलो किया लेटर और स्पिरिट में। ये हमारे देश की ताकत है। अगर उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, अगर उन्होंने कहा कि दीप जलाओ, तो कुछ लोगों को अब बात छोड़ दे, जो जिनका काम विपक्ष में रहना है तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं। नहीं तो 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे हुए इसको अक्षरशः पूरा किया। ये हमारी संस्कृति और ये हमारी ताकत, इसको भी हमको समझना चाहिए। और ये बातें बहुत छोटी हो, ये गौण होता है कि ऐसा यहां क्यों हुआ और बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ। बाकी देशों में कोरोना से लड़ी सरकार, हमारे देश में कोरोना से लड़ी सरकार के साथ भारत की जनता। ये भी हमको समझना चाहिए। ये अंतर कैसे है? ये हमारी संस्कृति की देन है, ये हमारी ताकत है। मैं कई बार जाता हूं बाहर, हर एक को बोलता गिव मी स्पेस, गिव मी स्पेस। मैं कई बार सोचता हूं अब इनको कितना स्पेस दें। और हमारे यहां आप एक बस में चढ़ जाइए डीटीसी के, कितने सहनशीलता के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चले हुए हैं। आओ बैठ जाओ, चलो। ये ऐसे ही नहीं होता है। 130 करोड़ की जनता को संभाल के रखना, ये भारत की संस्कृति है जिसने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए वो हर बात पे दिखती है, हर छोटी बात पर हमको दिखती है कि यह संस्कृति हमारी किस तरीके से इसको पूरा किया जाता है। सहनशीलता, सहिष्णुता, सबको बराबर का स्थान देना, सबको बराबर की सोच रखना, सत्य की खोज के लिए विपक्षी की बात को भी गहराई से सुनना, ये सब चीजें हम लोग में इनग्रेव्ड है। आप देखिएगा कभी कि हमारे ही समाज में दूसरे पक्ष को रखने वाले लोग अपने ही समाज में मिलते हैं जो बखूबी उस विषय को रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो हमको संस्कृति में संस्कृत से मिला है, स्वच्छंदता, सोचने की शक्ति को आगे बढ़ाते जाना, यह सब छोटी बड़ी बातें हमको, उसकी जो देन है वो हमको अपनी भारतीय संस्कृति में निहित है और भारतीय संस्कृति में संस्कृत में निहित है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हम यहाँ पर अपना 3 विश्वविद्यालयों का उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी हैं और यहाँ पर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, आर्थिक विषयों के परामर्श करने वाले हमारे भाई साहब भी हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ यह जरूर कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी घटना तो है ही कि तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन इससे बड़ा विषय यह है कि यह प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट की, सोच की, कमिटमेंट का ये प्रदर्शन है। इसको भी हमको समझना चाहिए, ये उसका रूप है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों पहले नहीं हुआ? क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले नहीं बनी? क्यों आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है? अगर हमको समय, अगर प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखना तो कहते कि पहले एक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा विश्वविद्यालय बनाए। तीनों की तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, इसलिए कि उनके विचार में संस्कृत को महत्व देकर के आगे बढ़ना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसी में से जब नीयत साफ होती है तो नीति साफ बनती है। जब नीयत साफ है, स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी की, तो नीति भी स्पष्ट है। और नीति को जमीन पर लागू करने वाले कार्यक्रम के रूप में आप सब मनीषी लोग हैं जो उसको पूरा करेंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे मैं एक बात और कह करके बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे कुलाधिपति और बाकी सब लोगों ने अपना वक्तव्य रखना है। जहां तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, एक तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, ये दोनों ही पॉलिसीज 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर काम हुआ। लोगों को जोड़ा गया, समावेश किया गया, सबके विचार सुने गए, लाखों में सजेशंस आए, हजारों में उसको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई।
मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कि दोनों ही पॉलिसी नीतियां हमारे वो भारत के को ध्यान में रखते हुए कोई विदेशी नीति नहीं है, ये भारत की जमीन से और जड़ों से जुड़ी हुई नीति है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, एक बहुत अच्छी नीति बनी और उसमें भाषा के बारे में और भाषा में संस्कृत का जो स्थान दिया गया है और संस्कृत के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है और चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद उसको जो ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, यह उस नीति में से निकलता है। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे शिक्षा नीति जो है वो भारतीय परिवेश को ध्यान में रख करके बनी है और उस भारतीय परिवेश में संस्कृत का जो मुख्य स्थान है उसको ध्यान में रखते हुए यह नीति आगे बढ़ी है। इसलिए मैं यह जरूर कहूँगा कि आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी ताकत के साथ आप सब लोग लगेंगे और संस्कृत को जो गौरव में उसका स्थान है उसका गौरव गान भी करेंगे और गौरव बढ़ाएंगे भी, इसमें भी आप लोग अपना योगदान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग इस काम में जुड़िए और पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आपका प्रोत्साहन बना रहे और आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो जो आवश्यक कदम सरकार को समय समय पर उठाना पड़ेगा वह हम जरूर उठाएंगे। हमारी सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है और रिस्पॉन्सिबल सरकार है। ये जवाबदेह सरकार है और प्रोएक्टिव है। आप नहीं आए थे ज्ञापन लेकर के कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो इसलिए मैं कहता हूं, ये कहने के लिए नहीं है कि ये प्रोएक्टिव सरकार है, ये हम करके दिखा, हमारे मोदी जी ने उसको करके दिखाया है और प्रो रिस्पॉन्सिव है। आपने जो भी बातें कही हैं उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और विद्या, शिक्षा ये किसी भी जीवित समाज का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इस आयाम को संभालते हैं तो देश संभलता है, इस आयाम को संभालते हैं तो संस्कृति संभलती है, इस आयाम को संभालते हैं तो मानवता संभलती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति में जरूर हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जिन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसको जनता तक पहुंचाना, जमीन पर उसको आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। आपको अगले 2 दिनों के उत्कर्ष उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ें और बढ़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेच्छ क्रियाशक्तीनां यत्र संगमः भवति तत्रैव कार्यं सेत्स्यति। एतेषां प्रयत्नेनैव एते 3 विश्वविद्यालयाः समुत्पन्नाः। अतः एतेषां समेषां मुख्यातिथीनाम् अपि च समेषां कृते वयं धन्यवादम् आधमर्ण्यञ्च वयं प्रकटयामः। बहुषु कार्येषु सत्स्वपि संस्कृतभाषायां विद्यमान या प्रीतिः, अनुरागः, तेन कारणेनैव अत्र समागताः इमे मुख्यातिथिवर्याः, तेषां कृते वयम् आधमर्ण्यं वयं प्रकटयामः। अधुना अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये आभारप्रकटनाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् मुरली मनोहर पाठक महाभागान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि
किमपि तत्त्वमहं न जाने भारते भारतीयानां भाव्या रीतिर्हि भारती भूयाद् भव्याय भव्यैषा भूयो भ्राजेत भारतम् भूयो भ्राजेत भारतम् दिवसत्रय व्यापकस्य उत्कर्ष महोत्सवस्य समारम्भवेलायाम् उद्घाटनवेलायां तत्र मुख्यातिथित्वेन अस्मान् सम्प्राप्ताः राज्यसभा सांसदाः अथ च भारतीयजनतादलस्य